हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट नॉस इक्वेशन हमने कंप्लीट कर रखा है और उसके एक एप्लीकेशन जिसको आपको पता होगा, हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ नॉस इक्वेशन, ये मैंने कंप्लीट कर रखा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है और आपको एनसीईआरटी में 2 नंबर 100% वो पार्ट देगा, क्योंकि उसको न्यूमेरिकल्स बनते हैं। न्यूमेरिकल बहुत इजी होते हैं, वो ऑलरेडी आप लोग करोगे, कुछ प्रैक्टिस हम भी कराएंगे, उसको आप लोग देखना। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हम इसके एप्लीकेशन के सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। मैंने कल डिस्कस ये किया था कि नॉस इक्वेशन, इससे पहले वाले वीडियो में, कि नॉस इक्वेशन के 3 एप्लीकेशंस हमें डिस्कस करना है। पहला एप्लीकेशंस क्या है कि किसी भी सेल के सेल पोटेंशियल का कैलकुलेशन, वो इससे पहले वाले वीडियो में कवर है। अब हम इसके सेकंड वाले पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉस इक्वेशन। आप सबको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, इसके बारे में आप लोगों को 11th क्लास में पता है। पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा है इक्विलिब्रियम। वहाँ पर फिजिकल, केमिकल, आयनिक, हर टाइप के इक्विलिब्रियम का डिस्कशन हुआ है। हमें थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर करना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और नॉस इक्वेशन का क्या रिलेशन है और नॉस इक्वेशन के हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। बस ये सिंपल चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। सबसे पहले देखा जाए, हम फिर उसी पुराने वाले इक्वेशन को लेके चलेंगे जो कि आपको सबको पता है, जिसको हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल में सबसे पहले स्टार्ट किया था। यहाँ पर देखिए Zn जो कि सॉलिड है प्लस Cu प्लस प्लस एक्वस, और अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में जा रहा है तो आपको सबको पता है कि ये Zn प्लस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन, आपको पता है कि इक्विलिब्रियम तभी बन सकता है जब हमारा रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर का हो, कंटेनर क्लोज हो। वो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है उसी केस में ये सिचुएशन बनेगी। अब इक्विलिब्रियम में देखा जाए फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट दोनों सेम आती है, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए अगर हमें मान लो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है और इसके लिए हमें केसी का कैलकुलेशन करना हो, स्पेशली बाई चांस, तो ऐसे केस में देखा जाए केसी इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। अब प्रोडक्ट हमारे पास देखा जाए एक तो Zn प्लस प्लस है और Cu कॉपर का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट। हमारे सामने रिएक्टेंट देखो Zn है जो कि सॉलिड फॉर्म में है और Cu प्लस प्लस है जो कि एक्वस फॉर्म में है। आपको पहले से पता है कि सॉलिड फेज वाले जो कंपोनेंट होते हैं या प्योर लिक्विड वाले फेज के जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम लोग यूनिट कंसंट्रेशन का मान के चलते हैं। तो हमारे सामने जो केसी निकल करके आएगी, ये देखा जाए ये Zn प्लस प्लस एक्वस कंसंट्रेशन अपान Cu प्लस प्लस एक्वस कंसंट्रेशन, ये हमारे सामने केसी का रिजल्ट आएगा। कैसे पता चला? क्योंकि जो कॉपर है ये देखिए फिजिकल स्टेट सॉलिड है, इसलिए इसको हम यूनिट कंसंट्रेशन का मानेंगे, और इधर जिंक है इसको यूनिट कंसंट्रेशन का मानेंगे। तो हमारे लिए केसी क्या बचा? Zn प्लस प्लस अपान Cu प्लस प्लस का एक्वस फॉर्म, इनका कंसंट्रेशन जो कि हमें दिया गया है वो हमारे पास स्पेशली यहाँ पर बना। रिएक्शन को देखने से ही लग रहा है यहाँ पर जो n की वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी, n इज इक्वल टू 2 आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड की बात करते हैं। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn प्लस प्लस बना रहा है और कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ये सिचुएशन है। अब इस रिएक्शन के लिए अगर हमें नॉस इक्वेशन अप्लाई करना है तो आपको सबको पता है कि ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, जैसा इसे पहले हमने डिस्कस कर रखा, माइनस 2.303 RT अपान NF, और n की वैल्यू पहले से 2 है तो इसलिए हम लोग सीधे 2F ले लेते हैं लॉग। अब हमारे सामने प्रोडक्ट देखिए यही आ रहा है, Zn प्लस प्लस कंसंट्रेशन एक्वस फॉर्म में, जो भी न्यूमेरिकल में अगर गिवन है तो इसकी कंसंट्रेशन लेना है, और Cu प्लस प्लस कंसंट्रेशन इसको एक्वस फेज में हमें लेना है। ये हमारे सामने सिचुएशन है। और आपको सबको पता है कोई भी रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में आ जाता है तो उस केस में ई सेल की वैल्यू 0 आती है। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट अगर दोनों सेम हो जाएंगी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा, क्योंकि दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल गैप फिर नहीं बचेगा।
तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करोगे तो ई सेल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखा जाए एट इक्विलिब्रियम हमारे सामने ई सेल की जो वैल्यू आएगी ये देखिए 0 आ जाएगी, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में ई सेल को तो हम 0 मेंशन करेंगे, और यहाँ पर देखिए Zn प्लस प्लस अपॉन Cu प्लस प्लस के प्लेस पर हम Kc भी लगा सकते हैं, क्योंकि Kc इज इक्वल टू दिस वैल्यू है। लेकिन इक्विलिब्रियम सिचुएशन में ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज अगर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उस केस में ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तब यहाँ पर देखो 0, हमने ई सेल की प्लेस पर देखो 0 मेंशन कर लिया है। अब हमारे सामने देखो यहाँ पर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन 2F और लॉग यहाँ पर देखिए Kc मेंशन कर देते हैं, क्योंकि हमें Kc इज इक्वल टू Zn प्लस प्लस अपॉन Cu प्लस प्लस Zn प्लस प्लस अपॉन Cu प्लस प्लस, ये सिचुएशन हमने बनानी। अब आपको पता है कि एट, अगर यहाँ पर देखा जाए हम लोग सिचुएशन बना लेते हैं एट 298 केल्विन। अगर हम 298 केल्विन रख देते हैं तो 2.303 फिक्स है, R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू 298, F की वैल्यू 96487। ये पूरा का पूरा हमारा एक कांस्टेंट रिजल्ट आ जाता है। और ई नॉट सेल को इधर ले आएंगे तो माइनस, और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू हमारे सामने देखो 0.059, ध्यान रखना इसमें 0.059 अपॉन 2, क्योंकि हमारे पास जो इतने वैल्यूज हैं ये जो पूरा पूरा रिजल्ट है ये हमारा कांस्टेंट बन करके आएगा। 2.303, R की वैल्यू 8.314, इससे पहले मैंने डिस्कस कर रखा है। टेम्परेचर को आपको 298 लेना है और F की वैल्यू 96487 लेना है। फेराडे कांस्टेंट है, F की वैल्यू फिक्स है। तो ये हमारे सामने देखो 0.059, आगे 1 भी ले सकते हैं, और 1 अगर नहीं लेंगे तो भी कोई बड़ा मैटर नहीं है। अपॉन देखो लॉग Kc, ये रिजल्ट आ जाएगा। देखो 2 तो इस साइड में आ जाएगा, तो 2 अगर इसके साथ आ गया तो 0.059 लॉग Kc आ जाएगा। अब हमारे सामने देखा जाए लॉग Kc इज इक्वल टू 2 इंटू ई नॉट सेल अपॉन 0.059, ये हमारा एक रिलेशन बन करके आता है। इसी रिलेशन का हमें कैलकुलेशन करना होता है। तो सबसे पहले देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉस इक्वेशन की बात जो हमें करनी है, ये हमने वही बेसिक इक्वेशन ले रखा है जो आपके सामने है। Zn Cu प्लस प्लस गिव्स आउट Zn प्लस प्लस Cu। अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, देखा जाए आपको सबको पता है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर हमारा रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगा तभी आप ये Kc का कॉन्सेप्ट ले सकते हो। ये वैल्यू सॉलिड है, इसलिए यूनिट कंसंट्रेशन मान लोगे। तो हमारे पास Kc इज इक्वल टू दिस, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। साथ में नॉस इक्वेशन अप्लाई कर दिया गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन में ई सेल की वैल्यू 0 आएगी, इसलिए 0 मान लिया गया। ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ दे दी गई, और माइनस ये पूरा का पूरा जो हमारे पास रिजल्ट है, जो कांस्टेंट रिजल्ट देगा 298 केल्विन पर, इसको पूरे को वैल्यू पुट करके 0.059 ले लिया। 2 जो है ये n की वैल्यू है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये जो पूरा इक्वेशन हमारे सामने लॉग Kc इज इक्वल टू 2 इंटू ई नॉट सेल, ध्यान रखना ये जो ई नॉट सेल है ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में ई नॉट हम लोग यूज करते हैं, और 0.059। अब यहाँ पर तो कैलकुलेशन के बाद 2 इंटू ई नॉट सेल जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी 0.059, पूरा कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो लॉग Kc का रिजल्ट होगा, और हमें Kc चाहिए तो उसलिए जो यहाँ पर वैल्यू आएगी उसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो जाकर के अपने को Kc का रिजल्ट मिलेगा। तो ये जो हमारे सामने इक्वेशन है ये तो इस इक्वेशन के बेसिस पर, इस रिएक्शन के बेसिस पर है। और अगर कोई इक्वेशन दूसरा लिया जाए तो वहाँ पर चेंज कहाँ पर आएगा, डिफरेंस कहाँ पर आएगा, n की वैल्यू में। तो हमारे सामने देखा जाए एक इक्वेशन ये भी हम ले लेते हैं, लॉग Kc इज इक्वल टू, यहाँ पर देखा जाए n ले लेते हैं, क्योंकि n की वैल्यू पता है ना कि बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितने हैं वो हमारे लिए n है। तो अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए ये रिलेशन बनाना चाहें, क्योंकि ये जो पूरा रिलेशन बना है इस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में बना है, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ देखो 2 हमने मेंशन किया है। तो हम यहाँ पर n मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर देखा जाए ई नॉट सेल अपॉन 0.059। अब ये जो हमारे सामने ये रिजल्ट हमारे सामने जो निकल करके आ रहा है, ये किसी भी इक्वेशन के लिए हम लगा सकते हैं, स्पेशली ई नॉट सेल उस रिएक्शन के बेसिस पर क्या बनेगा,
0.059 फिक्स है। एन की वैल्यू कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, लेकिन ध्यान रखना है कि हमेशा एन बैलेंस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में लिया जाता है, कभी भी अनबैलेंस इक्वेशन के रिस्पेक्ट में एन की वैल्यू नहीं ली जाती। अब हमारा पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम नॉस इक्वेशन। ये सेकंड एप्लीकेशन था। अब हम इसके आगे थर्ड एप्लीकेशन की तरफ मूव करना चाहेंगे, और थर्ड एप्लीकेशन बड़ा सिंपल सा एप्लीकेशन है। आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, इसकी तरफ मूव करेंगे। ये थर्ड एप्लीकेशन में काउंट होता है। ये जो दोनों तीनों एप्लीकेशंस हैं, इन सब पर देखा जाए न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तभी आप न्यूमेरिकल कर पाओगे ठीक से, इसलिए कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझिए। न्यूमेरिकल इजी होते हैं, बस आपको ई सेल निकालने के लिए लॉग की जरूरत पड़ती है। लॉग आपको लॉग टेबल देखना आना चाहिए। और अभी जो हम लोगों ने केसी की वैल्यू निकालने की बात करी है, इसके लिए हमें एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी। तो एंटी लॉग टेबल का भी यूज करना अपने को आना चाहिए, तब जाकर के अपना काम अच्छी तरह से हो सकता है। अब सी पॉइंट पर देखो, इक्विलिब्रियम सेल, यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। इसकी तरफ देखा जाए हमें थोड़ा सा मूव करना है। इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिब्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, ये हमारा तीसरा एप्लीकेशन है जिसको मान सकते हो। इस पर भी बड़ा सिंपल से न्यूमेरिकल बनते हैं, ये तो केवल सिंपल कैलकुलेशन पर बनते हैं और इसमें कुछ अलग नहीं है। सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या, आप सबको पता है, द डिवाइस इन विच केमिकल एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर केमिकल भरा होता है और स्पॉन्टेनियस चेंज होता है। और आपको पता है अगर कोई चेंज स्पॉन्टेनियस है तो वहाँ पर गिब्स एनर्जी की वैल्यू माइनस में जाएगी, क्योंकि डेल्टा वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस में डेल्टा जी निगेटिव में जाता है। साथ में अगर कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो सेल देखा जाए वर्क अगर करेगा तो वर्क डन ऑन द सराउंडिंग्स होगा। और आपको पता है वर्क डन ऑन द सराउंडिंग्स अगर हो रहा है तो ऐसे केस में देखा जाए हम गिब्स एनर्जी की वैल्यू को या वर्क डन की वैल्यू को नेगेटिव साइन में लेकर के चलते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी डेल्टा जी की वैल्यू माइनस कब आएगी, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और वर्क डन ऑन द सराउंडिंग्स हो रहा है। अगर सेल वर्क कर रहा है तो ऐसे केस में डब्ल्यू की वैल्यू माइनस साइन में रहेगी। तो हमें उसी रिजल्ट की तरफ मूव करना है। अब मान लिया जाए कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल देखा जाए अगर वर्क कर रहा है, मतलब उसके अंदर स्पॉन्टेनियस चेंज हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और उस करंट का यूज हम लोग कर सकते कोई कोई वर्क करने में कर रहे हैं। तो W जो यहाँ पर देखा जाए, W जो मैक्सिमम आएगा इज इक्वल टू देखो NF और यहाँ पर E सेल। ध्यान रखना ये जो सिचुएशन हमारे सामने आती है W मैक्सिमम वर्क डन, आपको पता है कि मैक्सिमम जो हमारे पास गिब्स एनर्जी की वैल्यू है, गिब्स एनर्जी है क्या, सबको क्लियर है कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ अ सिस्टम विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। तो अगर मैं W मैक्सिमम मतलब यूजफुल वर्क कितना होगा उस पर्टिकुलर सेल के लिए, अगर ये हमें कहीं निकालना पड़े तो ऐसे केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि W मैक्सिमम इज इक्वल टू माइन, यहाँ पर देखो NFE सेल। N क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। F तुम्हारा फैराडे कांस्टेंट है जो जिसको 96487 वैल्यू लेनी पड़ेगी, जब तक आपको ये ना कहा जाए कि 96500 वैल्यू हमें लेनी है। और ई सेल, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उस सेल का सेल पोटेंशियल क्या है, ये अपने को पता होना चाहिए। क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सराउंडिंग्स हो रहा है या वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको पता है कि W की वैल्यू जो होती है नेगेटिव साइन में जाती है, इसलिए हम लोग माइनस यहाँ पर साइन ले लेते हैं। तो माइनस साइन लेने के लिए एक पर्पज, आप कुछ और इसमें मत समझना। नेगेटिव साइन का मतलब W मैक्सिमम वर्क डन यहाँ पर देखा जाए ऑन द, कह सकते हो कि ऑन द सराउंडिंग्स हो रहा है या बाय द सिस्टम हो रहा है, तो ऐसे केस में W की वैल्यू माइनस साइन में रहेगी। और आपको पता है किसी भी सिस्टम के पास जितनी मैक्सिमम एनर्जी है जिसे हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, वही एनर्जी हमारी गिब्स एनर्जी होती है।
इसलिए इसको हम जो है डेल्टा जी का नाम दे सकते हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ये ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब सब मिला के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ और यहाँ पर देखा जाए ई सेल। ये हमारा एक सिंपल सा रिलेशन बनेगा। फिर एक बार समझिएगा जरा, इस रिलेशन को मैं समझाना चाह रहा हूँ। बड़ा सिंपल सा रिलेशन है। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने क्या भरा है, केमिकल भरा है। केमिकल आपस में देखा जाए एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस चेंज हो रहा है और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रही है। उस इलेक्ट्रिक करंट का यूज हम कहाँ कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूज हम लोग देखा जाए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को या नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कराने में कर रहे हैं। मतलब क्या रहा कि हमारा यहाँ पर जो सेल है, जो डिवाइस है, ये वर्क डन ऑन द सराउंडिंग्स हो रहा है। और वर्क डन ऑन द सराउंडिंग्स होगा तो पता है कि यहाँ पर देखा जाए वैल्यू माइनस में जाएगी। डब्ल्यू मैक्सिमम मैंने क्यों लिया, डब्ल्यू मैक्स का मतलब क्या है, किसी भी सिस्टम के पास कितनी मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल है जिससे हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस एनर्जी को हम नाम देते हैं डेल्टा जी। या कितना मैक्सिमम वर्क जो हो रहा है वो डब्ल्यू मैक्सिमम के इक्वल आएगा। और वर्क डन कितना होगा, कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, एफ क्या है, फैराडे कांस्टेंट जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है कूलाम में। और ई सेल दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में, दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यानी सेल पोटेंशियल आप नाम देते हो। जो कि डब्ल्यू मैक्सिमम यानी वर्क डन ऑन द सराउंडिंग्स है या बाय द सिस्टम है। डेल्टा जी की वैल्यू स्पॉन्टेनियस के लिए नेगेटिव साइन में आती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस साइन लगाते हैं। अदरवाइज इसका माइनस का कोई और दूसरा रीजन नहीं है। आप लोग इसलिए ध्यान रखना इसमें। दूसरे नंबर पे देखा जाए, अगर हम डेल्टा जी को और ई सेल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लें, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब वही 1 बार प्रेशर 298 केल्विन टेम्परेचर, उस सिचुएशन में अप्लाई कर लें तो उस केस में हमारा जो डेल्टा जी है ये देखा जाए डेल्टा जी नॉट बन जाता है। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज या स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी की बात हम लोग करने लगते हैं, इज इक्वल टू माइनस एन एफ। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड हमारे सामने क्या बन जाएगा, ई नॉट सेल। ये हमारे सामने देखो स्टैंडर्ड बन जाएगा। तो कभी अगर हमारे सामने स्टैंडर्ड की बात की जाए तो ऐसे केस में आपको डेल्टा जी नॉट की बात करनी है तो वहां पर हमें ई नॉट सेल को लेना पड़ेगा। तो हमारे पास जो तीसरा एप्लीकेशन है बड़ा सिंपल सा एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गिव्स एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा जी इज इक्वल टू, डेल्टा जी क्या है, सिस्टम के पास कितनी अवेलेबल एनर्जी है जिसे यूजफुल वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो डब्ल्यू मैक्सिमम उससे निकलेगा, क्योंकि ये वैल्यू माइनस साइन में जाएगी क्योंकि स्पॉन्टेनियस चेंज है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगा रखा है। किसके इक्वल आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, फैराडे कांस्टेंट से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ, क्योंकि फैराडे कांस्टेंट 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। और ई सेल की वैल्यू दोनों प्लेटें के बीच में पोटेंशियल गैप, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, सेल पोटेंशियल। या तो इसको हम नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से, इससे पहले वाले जो फर्स्ट एप्लीकेशन था उससे हम कैलकुलेट करेंगे, या डायरेक्ट हमारे न्यूमेरिकल में वो वैल्यू दी जाएगी। बस अपने को और कुछ नहीं करना है, केवल इसमें वैल्यू पुट करनी है और आपको आगे इसका आंसर लिखना है, बाकी कुछ नहीं। साथ में देखा जाए डेल्टा जी जो है ये एनर्जी है, यहाँ पर जो यूनिट निकल के आ जाएगी वो एनर्जी की यूनिट आएगी, जूल पर मोल के रिस्पेक्ट में एनर्जी की वैल्यू निकल करके आएगी। इसलिए इसकी कहीं अगर आगे न्यूमेरिकल करना होगा तो आगे आपको यूनिट लगाना ही लगाना पड़ेगा। तो अब अपना देखा जाए पूरा नॉस इक्वेशन का एप्लीकेशन पार्ट कंप्लीट हुआ है। आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये तीनों एप्लीकेशंस हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेल पोटेंशियल का कैलकुलेशन जो कि फर्स्ट एप्लीकेशन है। सेकंड एप्लीकेशन नॉस इक्वेशन के हेल्प से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कैलकुलेशन। और थर्ड एप्लीकेशन नॉस इक्वेशन के बेसिस पर ई सेल की वैल्यू यहाँ दी गई है, गिब्स एनर्जी के और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बीच में जो रिलेशन बनेगा उसके बेसिस पर हमारा ये सिंपल सा कैलकुलेशन। अब ये तीनों पार्ट हमारे कंप्लीट हुए। तीनों एप्लीकेशन को आप लोग बहुत अच्छे से समझना। अब हम इसके आगे आना चाहेंगे। अब हमारा नॉस इक्वेशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ है। अब नॉस इक्वेशन के आगे देखो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ है। लास्ट में कुछ बैटरी का कॉन्सेप्ट जरूर है, वो डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर लेते हैं। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है स्पेशली इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस है, इसकी तरफ हम मूव करेंगे। आपको थोड़ा ध्यान रखना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस,
इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पर देखो एक सिंपल सा मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, वो सब डिस्कशन हमें करना है। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं। देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल सा हम डिवाइस बनाते हैं। यहाँ देखिए हम इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, दो इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को देखो यहाँ पर हमने ये कीज लगा दिया, यहाँ पर देखो हमने बैटरी लगा दी, ध्यान रखना इसमें बैटरी लगा दी, इनको जोड़ दिया। पॉजिटिव टर्मिनल से मैंने इस प्लेट को जोड़ा है, तो पॉजिटिव टर्मिनल से इस प्लेट को जोड़ोगे इसको आप एनोड का नाम दोगे, और नेगेटिव टर्मिनल से आप जिसको जोड़ोगे उसको आप कैथोड का नाम दोगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना। और इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट हम इसके अंदर भर देंगे, एसिड, बेस, सॉल्ट, ये सब के सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ध्यान रखना। इलेक्ट्रोलाइट जिनका एक्वस सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकती है उनको हम इलेक्ट्रोलाइट का नाम देते हैं। मतलब द सब्सटेंस विच एक्वस फॉर्म कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और एक्वस फॉर्म इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन कैसे करता है, क्योंकि ये वाटर के अंदर जाकर के कैटायन और एनायन में ब्रेक हो जाते हैं। तो जितने भी एसिड्स हैं, जितने बेस हैं, जितने सॉल्ट्स हैं, वो सब के सब इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अगर देखा जाए कोई भी पॉजिटिव आयन है, आप ध्यान रखना पॉजिटिव आयन जिसको हम लोग एनायन का नाम देते हैं, सॉरी पॉजिटिव आयन को कैटायन का नाम देते हैं। तो पॉजिटिव आयन किस प्लेट पे जाएगा, जो प्लेट नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर देखो इस प्लेट पे जाएगा। अगर कोई नेगेटिव आयन है इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, तो ये देखा जाए है तो नेगेटिव, तो ये किस प्लेट पे मूव करेगा, ये पॉजिटिव प्लेट पर मूव करेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या सिंपली ये है कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये देखा जाए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयन प्रोड्यूस करेंगे वाटर के अंदर डिसोसिएट करने के बाद। जब वाटर में ब्रेक हो जाएंगे, तो अगर इस सिचुएशन में देखा जाए यहाँ पर हमने सेल लगा रखा है, बैटरी लगा रखी है करंट पास करने के लिए, यहाँ पर की ऑन करेंगे तो इसमें इसके अंदर करंट पास होगी, और करंट पास होगी तो करंट पास होने के बाद क्या होगा कि नेगेटिव आयन पॉजिटिव प्लेट पर, इसी बेसिस पर देखो नाम रखा है, नेगेटिव आयन को एनायन का नाम देते हैं। तो एनायन जिस प्लेट पर मूव करेगा वो एनोड है, पॉजिटिव आयन को कैटायन का नाम देते हो, जिस प्लेट पर मूव करेगा वो कैथोड है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ध्यान रखना कि कैथोड हमेशा नेगेटिव होता है, जो कि इससे पहले आपको पहले से पता है। कैथोड मीन्स नेगेटिव टर्मिनल और एनोड का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव प्लेट। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपने क्या देखा था, कैथोड जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था। मैं बार बार इसको इंडिकेट इसलिए कर रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो एनोड था वो नेगेटिव था। इसका जरूर ध्यान रखना कि एनोड पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा था और कैथोड पर रिडक्शन हो रहा था। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है, स्पेशली जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते क्या हैं। अब आपके सामने देखा जाए ये सिचुएशन ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की है। इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया है, इसका एक्वस सॉल्यूशन आपने बना दिया, जितने एसिड हैं, जितने बेस हैं, जितने सॉल्ट हैं, सब इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इसकी तरह से अब इलेक्ट्रोलाइट वाटर के अंदर ब्रेक होकर के पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट में ब्रेक होगा। नेगेटिव आयन जिसको आप एनायन का नाम देते हो, ये एनोड पर मूव करेगा, यहाँ पर जाकर के इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल हो जाएगा, और पॉजिटिव आयन कैथोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो जाएगा। इसलिए आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है। तो आगे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या बनेगा वो भी हमें डिस्कस करना है, लेकिन इससे पहले हमें इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड दो लॉज हैं फैराडे के, उनका डिस्कशन करना है। बहुत काम के लॉ हैं, इसलिए आप उनको डिस्कस करेंगे, हम लोग उस टॉपिक पर मूव करेंगे। तो आप लोग उस पर थोड़ा सा ध्यान से आप इसमें आप समझिएगा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ हम मूव करेंगे और फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ चलेंगे आगे। ये भी देखा जाए हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पर देखा जाए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसमें देखो फैराडेज के दो लॉ स्पेशली हमें डिस्कस करना। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फर्स्ट लॉ हम यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का नाम देते हैं फैराडे का, और फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दो लॉ हमारे सामने स्पेशली हैं। यहाँ पर फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ
इलेक्ट्रोलिसिस। ये बड़ा सिंपल से देखो इनका लॉ है फैराडे का। मान लो कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अगर यहाँ पर देखो एक सिंपल सा हम बना रहे हैं आप लोगों को समझाने के लिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमने यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोड लगा दिया है, यहाँ पर हमने देखिए सेल लगा दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। जब आप इसके अंदर करंट पास करोगे तो होगा क्या, अभी मैंने डिस्कस किया था, जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव प्लेट पर और नेगेटिव आयन देखिए पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा। तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट पे जाके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रल होगा और नेगेटिव आयन हमारे इस पॉजिटिव प्लेट पर जाकर के इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल होगा। तो इसी से रिलेटेड हमारे फैराडे का फर्स्ट लॉ है। अब ये देखा जाए, जो यहाँ पर हम करंट पास करेंगे उसी के रेशियो में, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पॉजिटिव आयन है यानी हमारा जो प्रोडक्ट है जो जाकर के लिबरेट हो रहा है, जैसे पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव प्लेट पे जाकर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो रहा है, मतलब वहां पर या तो लिबरेट हो सकता है, अगर गैसियस फॉर्म में है तो लिबरेट हो जाएगा, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो डिपॉजिट हो जाएगा। अगर हमारा नेगेटिव आयन है, ये देखा जाए कैथोड एनोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल हो रहा है, अगर गैसियस फॉर्म में है तो गैस के फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो डिपॉजिट हो जाएगा। तो मतलब जो इलेक्ट्रोड पर रिएक्शंस हो रहे हैं, मतलब कोई भी सब्सटेंस कितने अमाउंट में इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है या डिसॉल्व हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रोड कुछ भी हो सकता है, ये चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। हमारे फैराडे का फर्स्ट लॉ है, बड़ा सिंपल सा लॉ है। यहाँ से आप करंट पास करोगे, करंट क्या मतलब क्या, आप सोल्यूशन के अंदर चार्ज पास कर रहे हो। जब सोल्यूशन के अंदर आप चार्ज पास करोगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, मतलब देखा जाए अगर सॉलिड है तो डिपॉजिट होगा, और लिबरेटेड अगर गैसियस फॉर्म में है तो लिबरेट हो जाएगा, ऑफ एनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर इन दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कितना अमाउंट हमने चार्ज का ट्रांसफर किया है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या रहा कि W जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। ये ध्यान रखना अपने को, W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड। अगर हमारा सॉलिड है तो डिपॉजिट होगा, अगर मान लो पॉजिटिव आयन नेगेटिव प्लेट पे जाकर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके न्यूट्रल हो गया, अगर उसका फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो इसी पर ये डिपॉजिट हो जाएगा, नेगेटिव प्लेट पर जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा। और अगर कोई पॉजिटिव आयन है, सॉरी अगर नेगेटिव आयन है तो आप पॉजिटिव प्लेट पर जाकर के इलेक्ट्रॉन लूज करके न्यूट्रल हो जाएगा, और न्यूट्रल होकर के अगर सॉलिड फॉर्म में है तो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, अगर गैसियस फॉर्म में है तो लिबरेट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड दोनों नाम दे रहे हैं। लिबरेट हो सकता है गैसियस फॉर्म में अगर है तो, अगर सॉलिड फॉर्म में है तो डिपॉजिट हो सकता है। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड रिस्पेक्टिव प्लेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड। देखो कितना यहाँ से आपने सेल से कितने अमाउंट चार्ज आपने यहाँ पर ट्रांसफर किया है। तो अब जरा देखो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, साथ में देखो W इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हम Z ले लेते हैं, ZQ। यहाँ पर Z जो है आपको पता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये देखा जाए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम लोग जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का नाम देते हैं। जेड को जो हम लोग यहाँ पर देखा जाए स्पेशली नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का स्पेशली नाम देते हैं। तो आप ध्यान रखना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का नाम देते हैं। आप हमेशा इसको ध्यान रखना, ये जेड है और जेड को प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है क्योंकि हमने प्रोपोर्शनलिटी के रिस्पेक्ट में लगा रखा है, और ये स्पेशली इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। हमेशा ध्यान रखना है कि जेड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपके दिमाग में रहना चाहिए कि एटॉमिक मास हमारे उस पर्टिकुलर पॉजिटिव आयन का या नेगेटिव आयन का अपॉन NF, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू रिड्यूस। अगर हमारा कैटायन है तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको न्यूट्रल होने के लिए, अगर हमारा नेगेटिव आयन है तो कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा न्यूट्रल होने के लिए। तो उससे हमें N की वैल्यू मिल जाएगी, और F हमारा फैराडे कांस्टेंट है 96500 या 96487।
न्यूमेरिकल में हमें जेड को देखो कैलकुलेट करने के लिए ये दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर अपने को ये पता है तो हमारा न्यूमेरिकल एक लाइन का बन जाता है इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो आप लोग थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखो, जैसा आप सबको पता है कि W इजिकल टू हमने जेड क्यू ले रखा है और Q इजिकल टू आपको पता है कि IT हो जाएगा। अब यहाँ पर W इजिकल टू जेड और Q के प्लेस पर हम I और T लगा दें तो हमारे सामने इक्वेशन क्या बन गया, W इजिकल टू ZIT। जेड यहाँ पर देखा जाए है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, एटॉमिक मास अपान NF। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हमने Cu++ सपोज करो यहाँ पर जाकर के डिपॉजिट हुआ है तो आपको पता है इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रल होने के लिए। तो यहाँ पर देखा जाए N की वैल्यू 2 आ जाएगी। अगर हमारा मान लो Ag+ है, इसको पता है 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, तो यहाँ पर देखा जाए N की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर हमें हमारा मान लो कि Au गोल्ड लिया जाए जिसके ऊपर 3+ चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए न्यूट्रल होने के लिए, तब यहाँ पर N की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो Z कैलकुलेट करने के लिए देखो एटॉमिक मास, अगर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो कॉपर का एटॉमिक मास क्या है, अपान NF, कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, जिसको हम कैटायन को रिड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, और साथ में F 96500 या 96487, ये फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है। तो इस तरह से हमारे सामने W इजिकल टू ZIT के बेसिस पर हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा। अब यहाँ पर देखो, अगर इस Z को हमें कर सकते हो कि अगर Z को केमिकल इक्विवेलेंट को अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इफ I इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो I इज इक्वल टू 1 एम्पियर, I जो करंट है उसको हम 1 एम्पियर का ले लेते हैं और टाइम को देखा जाए, टाइम को ले लेते हैं 1 सेकेंड ले लेते हैं। अब देखो अगर हमने I को 1 एम्पियर ले लिया और टाइम को हमने 1 सेकेंड ले लिया, ये दोनों वैल्यू तो 1 बन जाएंगे, तो W इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, Z बन जाएगा। मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर करंट आर पास्ड फॉर 1 सेकेंड इज नोन एज केमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। क्या आपने समझाया, यहाँ देखो ध्यान से, अगर हमें कभी Z को डिफाइन करने के लिए कहा जाए कि व्हाट इज केमिकल इक्विवेलेंट, व्हाट इज केमिकल इक्विवेलेंट, तो Z को डिफाइन करने का देखो कितना सिंपल तरीका, यहीं से आप निकाल सकते हो। I जो है चार्ज है, एम्पियर जो करंट आप पास कर रहे हो उसको 1 एम्पियर ले लीजिए और टेम्परेचर टाइम को 1 सेकेंड ले लीजिए। अब इससे क्या रहेगा कि जब ये दोनों वैल्यू 1 बन जाएंगे तो W इज इक्वल टू Z बन जाएगा। मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट इज पास्ड फॉर 1 सेकेंड इज इक्वल टू इट्स केमिकल इक्विवेलेंट या केमिकल इक्विवेलेंस। केमिकल इक्विवेलेंट हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन ये तो एक तो सिंपल सी डेफिनेशन है, लेकिन कैलकुलेशन आपके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। अपने एक्सरसाइज में 2 न्यूमेरिकल्स हैं और अपने इंटेक्स क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल कॉपर के रिस्पेक्ट में सॉल्व्ड है, उसी से रिलेटेड, उसी सेम टाइप से रिलेटेड देखा जाए पीछे एक्सरसाइज के दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। इसलिए हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ है, आप लोगों को अच्छे से इसको समझ में आना चाहिए। हमें लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, इजी टास्क है, आसानी से हम समझ सकते हैं। अब यहीं पर हम देखा जाए थोड़ा सा फैराडे के सेकंड लॉ की बात कर लेते हैं। हमारा फैराडे का सेकंड लॉ भी डिस्कस हो जाएगा, वो भी बिल्कुल ऐसे मिलता जुलता लॉ है, बस थोड़ा सा यहाँ पर समझने की जरूरत है। इसमें क्या है कि फैराडे के सेकंड लॉ में 2-3 सेल हम लोग एक साथ लेकर के चलते हैं। तो फैराडे का देखा जाए यहाँ पर हम सेकंड लॉ की तरफ मूव करेंगे, जिसकी तरफ हमें चलना है। फर्स्ट लॉ तो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, सेकंड लॉ फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। देखा जाए फैराडे का सेकंड लॉ बड़ा सिंपल सा लॉ है। इसमें इन्होंने क्या किया है कि 2-3 सेल एक साथ ले रखे हैं। जैसे देखा जाए एक सेल हमने यहाँ पर मान लो कॉपर का लिया है, इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल रखा है, CuSO4 का सोल्यूशन डाला है। दूसरा मैंने सेल बनाया, यहाँ पर देखा जाए सिल्वर का रॉड ले लिया
इसके अंदर AgNO3 का हमने सॉल्ट लिया है। तीसरा एक सेल देखो हम यहाँ पर बना रहे हैं, गोल्ड का सॉल्ट, गोल्ड का Au, गोल्ड की रॉड लगा रहे हैं और इसमें AuCl3 का सॉल्यूशन ले रहे हैं। ध्यान रखना ये एक्वस फॉर्म है और इनको सबको एक करंट के साथ, मतलब हम ऐसे इनको जोड़ देंगे आपस में, सीरीज ऑर्डर में सबको जोड़ देंगे। तो ये देखो सिचुएशन हमारे सामने आ गई, ये तीनों सेल हमारे सामने देखो जुड़ गए। अब ये देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। अब इनका कहने का मतलब क्या है, फैराडे का जो सेकंड लॉ है बड़ा सिंपल सा लॉ है। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ से जो हम करंट जब की ऑन करेंगे, यहाँ से जो करंट पास होगी तो सेम अमाउंट की करंट सेम टाइम तक तीनों के तीनों सेल के अंदर पास होगी, तीनों के तीनों सेल में जाएगी। तो अब इन्होंने क्या दे रखा है कि अब इस सिचुएशन में देखा जाए कि हमारा जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, जैसे देखा जाए यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव प्लेट पर कॉपर आयन डिपॉजिट होगा, कॉपर में कन्वर्ट होकर के, यहाँ पर देखो सिल्वर आयन सिल्वर में कन्वर्ट होकर के नेगेटिव प्लेट पर डिपॉजिट हो जाएगा, और यहाँ पर देखा जाए गोल्ड का आयन गोल्ड में न्यूट्रल होकर के इस नेगेटिव प्लेट पर डिपॉजिट हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स केमिकल इक्विवेलेंट वेट। ये ध्यान रखना, केमिकल इक्विवेलेंट वेट के बेसिस पर हम इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मान के चलेंगे। कब? अगर हम सेम अमाउंट की करंट, यहाँ से जो भी करंट पास होगी तीनों सेल में पास होगी, सेम टाइम तक पास होगी, जैसा कि आपने तीनों को बना रखा है। तो ऐसे केस में सेम अमाउंट की करंट सेम टाइम तक अगर आप अलग अलग सेल के अंदर पास कर रहे हो तो इसमें कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, इसमें सिल्वर हो रहा है, इसमें गोल्ड हो रहा है। तो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स केमिकल इक्विवेलेंट वेट। यूँ समझ लीजिए मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स केमिकल इक्विवेलेंट वेट। अब जरा देखा जाए यहाँ पर हम अगर रिलेशन बनाना चाहें स्पेशली तो मास ऑफ, पहले वाले केस को लेके चलें, कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag। ये हमारा देखो रिलेशन बन जाता है सेकंड लॉ के बेसिस पे। इन्होंने क्या समझाया सेकंड लॉ में, अगर आप कई सेल ले लीजिए, सीरीज ऑर्डर में कनेक्ट करिए, सेम अमाउंट की करंट सेम टाइम तक तीनों के तीनों सेल में पास करिए, तो तीनों के सेल में जो नेगेटिव टर्मिनल पर हमारा पॉजिटिव आयन जाके डिपॉजिट हो रहा है, कितना मास उसका डिपॉजिट हो रहा है उसके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ध्यान रखना। तो अगर हम कॉपर और सिल्वर की बात करें तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Au। अगर आप Ag और Au में लेके चलना चाहोगे तो मास ऑफ Ag डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ Au डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ag अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Au। या अगर कॉपर और Au के बीच में लेके चलना चाहेंगे तो मास ऑफ Cu डिपॉजिटेड अपॉन मास ऑफ Au, गोल्ड डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Au। और यहाँ पर किसी भी, यहाँ पर देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल आयन, ध्यान रखना मेटल आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए यहाँ पर देखो एटॉमिक मास हम इसका लेते हैं अपॉन नंबर ऑफ चार्ज, ये आपको ध्यान में रखना है। इक्विवेलेंट वेट निकालने का ये हमारा तरीका है। जैसे अगर देखो कॉपर का अगर निकालना होगा, अगर मान लो कॉपर का हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, मान लीजिए अगर कॉपर का सबको पता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ Cu अगर अपने को चाहिए तो Cu का सबको पता है कि एटॉमिक मास 63.5 है और कॉपर Cu के ऊपर देखा जाए कितने प्लस चार्ज हैं, 2 प्लस चार्ज है, तो ये अपने को चार्ज लेना पड़ता था 0.2
ऐसे जैसे सिल्वर का निकालना होगा, सिल्वर का एटॉमिक मास अपॉन सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज है तो अपॉन 1। गोल्ड का निकालना होगा इक्विवेलेंट वेट, तो गोल्ड का एटॉमिक मास अपॉन 3, क्योंकि गोल्ड के ऊपर 3+ चार्ज है। तो किसी भी कैटायन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है मेटल आयन का, तो उस मेटल का एटॉमिक मास क्या है अपॉन उसके ऊपर चार्ज कितने, जैसे Cu++ के ऊपर 2 चार्ज है तो अपॉन 2, सिल्वर के ऊपर +1 चार्ज प्लस अपॉन 1, Au के ऊपर 3+ चार्ज है तो अपॉन 3। इस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। अगर मान लो कि इन 4 वैल्यूज में से ये दोनों वैल्यूज तो आपको कुछ करने ही नहीं है, ये तो एटॉमिक मास के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें से एक वैल्यू अगर अपने को दे दिया जाए, कॉपर कितना डिपॉजिट हुआ है और सिल्वर कितना डिपॉजिट होगा, ऐसा कोई न्यूमेरिकल दिया जाए, तो इस फार्मूले का यूज करके, सेकंड लॉ का यूज करके हम आराम से कर सकते हो कि प्रोडक्ट या मास का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब अपना फैराडे के दोनों लॉ कंप्लीट हुए, फर्स्ट लॉ और एज वेल एज सेकंड लॉ। अब इसके आगे देखो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और आगे बैटरीज, सेल्स, इन सब के कॉन्सेप्ट आगे वाले वीडियो में कवर होंगे। इस वीडियो में आप लोगों के सामने इतना ही सब कुछ मैं कवर करूंगा। इस पर भी न्यूमेरिकल्स कभी कभी पूरे 2 नंबर के बन जाते हैं, इसलिए आपको फैराडे के दोनों लॉ अच्छे से आने चाहिए। तभी हम लोगों ने आज इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस के फैराडे के दोनों लॉ हमने कंप्लीट किए हैं। और इससे पहले जो हमारा अपना नॉइस इक्वेशन से रिलेटेड 2 एप्लीकेशंस कवर हुई हैं। इस वीडियो में इतना सब कुछ कवर हुआ है। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखना, समझना। कोई डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना। अब इसके आगे वाले टॉपिक जो हैं अगले वीडियो में कवर होंगे। थैंक यू।